अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस आवर न्यू लेक्चर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंग बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्शन। तो आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम टू हाउस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद प्रोसीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस आवर न्यू लेक्चर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंग बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्शन। तो आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम टू हाउस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद प्रोसीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत ही डिटेल लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, सही है। ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना इज़ अ रिप्रोडक्शन, सही है। तो अपने ही जैसे जानदारों की तादाद में इजाफा करना इज़ आर रिप्रोडक्शन। वो कैसे होता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है और इंटरनल जेनिटेलिया क्या है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सुपरफिशियली मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो तो टू हाउस में डिवाइड होता है। और क्या नाम है, इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनमें आ जाते हैं गोनेड्स, जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, सही है। गुनैड्स जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। एक्सेसरी डक्ट्स जो होती हैं ना 4 इन नंबर होती हैं। ये याद रखना कि एक्सेसरी डक्ट्स कितनी होती हैं, 4 इन नंबर होती हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाती है एपिडेडमस, दैन उसके बाद डक्टस डेफरेंस, फिर उसके बाद एजुकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद यूरेथ्रा। तो ये 4 डक्ट्स होती हैं, इनको रिमेंबर करना है कौन कौन सी हैं। एपिडेडमस, एजुकुलेटरी डक्ट, डक्टस डेफरेंस एंड यूरेथ्रा। फिर उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो उनके जो नाम है उनमें 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं। उनमें 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस तरह 3 ग्लैंड्स होते हैं। और एक होता है हमारे पास कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कि कोस्ट के लिए यूज़ होता है, जिसे हम पेनिस कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी देख लें, डायग्राम में भी यही लिखा हुआ है, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, एपिडेडमस, टेस्टिस, स्कॉटम, सेमिनल वेसिकल, रेक्टम, एनस, प्रोस्टेट। तो ये सब मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। हम लोग सबसे पहले हम आ जाते हैं टेस्टिस पर कि टेस्टिस, व्हाट इज़ टेस्टिस। जो हमने कहा ना कि मेल गुनेड्स होते हैं ये वाले, तो ये है क्या टेस्टिस, ये क्या बला का नाम है, क्या चीज़ है भाई, इसको देख लेते हैं। तो टेस्टिस में सबसे पहले जो है ना कुछ लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। ये देखें, ये जो है ना ये लॉब्यूल है। ये क्या है? ये लॉब्यूल है। तो इन लॉब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिक्युलरस लॉब्यूल्स, जो कि 250 टू 300 इन नंबर होते हैं। ठीक है, 250 टू 300 इन नंबर होते हैं जिन्हें हम लॉब्यूल्स कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जब बहुत सारे लॉब्यूल्स मिलते हैं ना, तो ये जो सारे लॉब्यूल्स मिल रहे हैं जहाँ पर, इसे हम इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को, ये वाले इस एरिया को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। ठीक है, फिर उस रेटिटेस्टिस जो है ना, रेटिटेस्टिस ऊपर जाके कंबाइन होता है एफ्रेन डक्ट से। एफ्रेन डक्ट जो है वो यहाँ पर कंबाइन होती है, जिसे हम एपिडेडमस कहते हैं। तो जो एपिडेडमस का ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको हम कैपट एपिडेडमस कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम एपिडेडमस कहते हैं। कॉडा क्यों कहते हैं? कॉडा का मतलब होता है टेल। कॉडा का क्या मतलब होता है? टेल। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कोडा एपिडेडमस कहते हैं। और एपिडेडमस में क्या आता है? एपिडेडमस में ना एक्चुअली स्पर्म की मैचुरेशन होती है, स्पर्म की मैचुरेशन। ठीक है, इसको एक बार राइट भी कर लेते हैं कि टेस्टिस क्या हैं और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम राइट कर लेते हैं। टेस्टिस टेस्टिस मैंने आपको बताया कि देखें, टेस्टिस जो होते हैं ना वो ओवल इन शेप होते हैं और आउटसाइड दी बॉडी होते हैं प्रेजेंट। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये आउटसाइड दी बॉडी क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं। और इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। तो अब कौन कौन सी लेयर हैं वो भी बता देती हूँ मैं, सब्र करें।
ओवल इन शेप होते हैं, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि क्या कर रहा है भाई, हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। इसके दो काम होते हैं, एक तो हार्मोन्स रिलीज करना होता है, एक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है। तो स्पर्म वगैरह जो मैच्योर होते हैं वो कहाँ होते हैं, टेस्टिस में ही होते हैं। फिर उसके बाद है पेयर्ड होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और आउटसाइड द बॉडी एक मसलर बैग होता है, उसके अंदर स्कॉटम के अंदर ये लोग जो टेस्टिस हैं वो मौजूद होते हैं, ऐसे सही है। ये ओवल शेप का हो गया, और जो है पेयर्ड हो गया, और क्या नाम है, स्कॉटम के अंदर मौजूद है। अब एक बात, फीटल लाइफ होती है तो जो है ना ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये डेवलप होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आता है ना तो ये डिसेंड हो जाते हैं इनटू स्कॉटम। हमने क्या कहा, ये स्कॉटम के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये डिसेंड हो जाते हैं स्कॉटम के अंदर। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये लोग जो टेस्टिस हैं वो स्कॉटम के अंदर डिसेंड ना हो पाएँ, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए जिसकी वजह से डिसेंड ना हो पाएँ, या एक ही टेस्टिस डिसेंड हो और दूसरा जो पेयर है वो डिसेंड ना हो, तो इसकी वजह से एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, यानी एक डिजीज़ कॉज हो जाती है। इफ़ डजंट डिसेंड तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्रिप्टोरेसिडिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्टोरेसिडिज्म। इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, क्रिप्टोरेसिडिज्म, ठीक है। तो हमें टेस्टिस के बारे में पता लग गया, टेस्टिस क्या है, क्या बला है, कौन सी बला है, ये सब पता लग गया हमें। अब आ जाते हैं स्कॉटम के बारे में। हमने अभी स्कॉटम के बारे में पढ़ा था ना कि जो टेस्टिस हैं वो डिसाइड हो जाते हैं कहाँ पर, स्कॉटम के अंदर, और अगर ना हो तो उसकी वजह से डिसीज़ भी कॉज हो जाती है और एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं मैन में, मेल में। लाइक स्पर्म प्रोडक्शन किसका काम है, टेस्टिस का काम है ना। अब टेस्टिस ही जब स्कॉटम में नहीं आएंगे तो जब टेस्टिस ही स्कॉटम में नहीं आ रहे तो फिर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, स्टेरॉयल भी हो सकता है मेल, तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो स्कॉटम क्या है, अभी हमने स्कॉटम की बात की थी। स्कॉटम जो है वो एक मैस्कुलर बैग है, ये आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि जो उसका टेम्परेचर है ना, स्पर्म्स के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, स्पर्म्स जो है ना बिलो टेम्परेचर पर ही जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और अगर उन्हें हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्कॉटम इज़ अ मैस्कुलर बैग। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक सुपरफिशियल लेयर होती है, एक डीप लेयर होती है। जो सुपरफिशियल लेयर होती है ना वो स्किन की बनी हुई होती है, और जो डीप लेयर होती है ना वो डार्टोज मसल्स की बनी हुई होती है। अब जो डार्टोज मसल्स होते हैं ना ये क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। स्किन तो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम नहीं कर रही, लेकिन जो डार्टोज मसल्स है ना वो जो है वो क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। अब अगर तो हॉट टेम्परेचर है तो वो टेस्टिस जो हैं वो बाहर डिसेंड हुए हैं, तो टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर आ गया तो फिर क्या होगा। अब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं चाहिए स्पर्म्स को, तो फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है ना तो ये जो डार्टोज मसल्स होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉडी के क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें टेस्टिस और स्कॉटम दोनों का पता लग